जय श्री कृष्ण। जय महेश। सबसे पहले तो रिश्ते समाज की नींव, इस प्रोग्राम के लिए आपने जो प्रतिक्रियाएं दी है, आपके अनमोल प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। आपने जो प्रतिक्रियाएं दी है उस प्रतिक्रिया के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और दूसरी बात, आपके प्रतिक्रियाओं में से ही मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि आप सभी यह रिश्ते समाज की नींव यह प्रोग्राम पुनः एक बार देखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को किसी ने उस दिन जूम पर अटेंड नहीं किया था, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था उनके भी मुझे मैसेजेस और फ़ोन कॉल है कि वह इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मैं पुनः एक बार यह रिश्ते समाज की नींव यह विषय यह संवाद लेकर आ रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग का जो साथ है, जो सपोर्ट है, वह मेरे साथ हमेशा रहेगा। आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है इस अनोखे संवाद में, इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है रिश्ते समाज की नींव। जी हाँ, रिश्ते समाज की नींव इस प्रोग्राम में मैं पूनम लाहोटी मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सृष्टि रचयिता ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब एक अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार हुआ। वह शक्ति कौन है? वह शक्ति, क्या आप सब उस शक्ति से रूबरू है? क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ? कभी खुद के अंदर झांककर आपने देखा है मी कोण? मी अंधारातून तिमिराकडे जाणारी शक्ती, तर तर कधी कृष्णाला हार मानवणारी मीरेची भक्ती, मी रामाची सीता, तर तर कधी अर्जुनाला उपदेश देणारी भगवत गीता, मी अधर्माचा नाश करणारी, मला म्हणतात नारी। जी हाँ, जब सृष्टि रचयिता ने सृष्टि का निर्माण किया तब एक अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार हुआ, और वह शक्ति है नारी शक्ति। मेरे साथ जुड़ी हुई हर नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ। नारी को ही नारी शक्ति क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या खास बात है नारी में जिसके लिए उसे शक्ति का रूप दिया जाता है? नारी शक्ति माँ, बेटी, बहन, पापा की वो लाडली, माँ की वो जान है, दिल है नादान पर रखती सबका ध्यान है, यही तो बेटी की पहचान है, यही तो बेटी की पहचान है। बेटी अपने पापा की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, और वही बेटी सारे घर आंगन में छम छम पाँव से खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देती है। बेटी भी यह है नारी का रूप। अर्धांगिनी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने पति का कदम कदम पर साथ देने वाली अर्धांगिनी। अगर बेटा घर का कुल दीपक है तो बहू भी घर की कुल स्वामिनी है। ऐसी है ये पत्नी, ऐसी है ये नारी। नारी का रूप बेटी है, नारी का रूप पत्नी है। माँ इस शब्द के लिए मैं क्या कहूँ? इसके लिए तो शायद माँ के रूप के लिए मैं क्या कहूँ, इसके लिए तो शायद दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है जो इसका रूप, इसका वर्णन बयां कर सके। माँ के लिए शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की भावना कभी खत्म ही नहीं होती। यह भी है ममता की मूर्त, नारी का ही रूप। बहन अपने भाई के कलाई पे वह केवल रेशम का धागा नहीं बांधती, तो वह सुरक्षा कवच बांधती है, जिसकी रक्षा करने के हेतु स्वयं भगवान भी उस भाई के साथ रहते हैं। इतनी ताकत है इस बहन के रिश्ते में, इतनी ताकत है नारी के रिश्ते में। कोई अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो अधर्मियों का नाश करने वाली होती है। वह अधर्मियों का नाश करने हेतु माँ दुर्गा बन जाती है, माँ काली बन जाती है। यह है नारी। नारी माँ है, नारी बहन है, नारी पत्नी है। नारी अधर्मियों का नाश करने हेतु नारी माता काली है तो माता दुर्गा भी है। यह है नारी। नारी प्रीत में राधा बनी, विरह में बनी जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सन्मान की। नारी मान ले तो हार है, पर ठान ले तो जीत है अभिमान की, पर ठान ले तो जीत है अभिमान की। जी हाँ,
इसीलिए नारी को नारी शक्ति कहा जाता है। माता रानी का आगमन हुआ है। आप सभी को, आप सभी नारी शक्ति को माता रानी के आगमन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। रिश्ते, रिश्तों का मतलब क्या होता है? रिश्ते समाज की नींव है, लेकिन सबसे पहले रिश्तों का मतलब क्या होता है, रिश्तों के प्रकार होते हैं क्या? चलिए आज हम देखते हैं रिश्तों के प्रकार होते हैं क्या। सबसे पहले रिश्ते की व्याख्या क्या है? रिश्ता, रिश्ता मतलब क्या? रिश्ते की व्याख्या है क्या, कोई परिभाषा है? जी हाँ, जरूर है। साथ रहना मतलब रिश्ता होता है, या फिर साथ निभाना मतलब रिश्ता होता है? रिश्ते का सही मतलब क्या होता है? रिश्ते का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, सिर्फ साथ निभाना नहीं होता। रिश्तों का मतलब तो है एक साथ रहना, साथ निभाना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर कदम पर जैसे मानो एक रूह है तो दूसरा परछाई है। इसे इसे रिश्ते कहते हैं। क्या इन रिश्तों के प्रकार होते हैं? क्या आपको इसके प्रकार पता है? जी हाँ, रिश्तों के प्रकार होते हैं, जैसे पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, सामुदायिक रिश्ता और पेशेवर रिश्ता। अब पहले बात करेंगे हम पारिवारिक रिश्ता। पारिवारिक रिश्ता मतलब क्या? माता पिता, बहन भाई, नाना नानी, चाचा चाची, इन्हें पारिवारिक रिश्ते कहते हैं। इन पारिवारिक रिश्तों से हमें संस्कार तो मिलते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। अगला रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। इस दोस्ती के रिश्ते के लिए मैं क्या कहूँ, इसमें ना कुछ छुपाया जाता है और ना कुछ बताने के लिए छोड़ा भी जाता है। मतलब इस रिश्ते में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक बात दोस्त से बताई जाती है। इसमें पैसा, अमीरी, गरीबी यह भी कोई मैटर नहीं करता। इसी के साथ साथ इसमें आपका एज फैक्टर भी मैटर नहीं करता। दोस्त छोटा है बड़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो सारे सीमाओं के अलग है। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। इसके बाद आता है सामुदायिक रिश्ता, जिसमें जैसे कि पड़ोसी है, ग्रुप है, हम किटी पार्टी में जाते हैं, हम कहीं टूर पे जाते हैं, तो जब हम उन जगह पे किसी लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ भी हमारा अच्छा बॉन्ड बनता है। इन रिश्तों को हम सामुदायिक रिश्ता कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा एक समाज की जो गतिविधियां है या फिर और लोगों के साथ जुड़ने का हमें मौका मिलता है। इससे हमें बहुत कुछ इन लोगों से सीखने को मिलता है। इसके बाद है पेशेवर रिश्ता। पेशेवर रिश्ता यानी हम जो काम कर रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं या और कोई भी काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जब हम बिजनेस करते हैं तब क्या करते हैं, हम हमारा जो परचेसिंग रहता है वो हम फैक्ट्री से करते हैं या फिर हम हमारे और परचेसिंग की जो भी है जगह वहाँ से हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का उनसे कांटेक्ट होता है, पैसों का देन लेन होता है और कहीं ना कहीं जो बीच का बॉन्ड होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेशेवर रिश्ता कहते हैं। और इसी के साथ साथ जब हमारे पास कस्टमर आते हैं उसके साथ भी न केवल पैसों का देन लेन बल्कि एक बॉन्ड तैयार होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, रिश्ता ही कहते हैं। वह होता है पेशेवर रिश्ता। चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या फिर आपके बॉस है, इन सब के साथ जो रिश्ता जुड़ता है उसे हम पेशेवर रिश्ता कहते हैं। यह तो थे रिश्तों के प्रकार और रिश्तों की व्याख्या। अब समाज, क्या समाज की भी कोई व्याख्या है? क्या समाज की परिभाषा है? जी हाँ, जरूर है। समाज की भी परिभाषा है। जिस प्रकार सीपे में मोती होता है, वह मोती निकलने के बाद एक एक मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं और उस धागों से माला बनती है। ठीक उसी प्रकार जब कई परिवार एक साथ जुड़ जाते हैं, कई परिवार के एक साथ जुड़कर एक माला बनती है, एक संगठन बनता है, एक गठन बनता है, उस संगठन को, उस गठन को समाज कहते हैं। समाज मतलब बहुत सारे परिवार, बहुत सारे रिश्ते जो एक जगह पर संगठित होते हैं, उसे समाज कहते हैं। लेकिन क्या सोचने वाली बातें भी है? क्या रिश्ते बिखर रहे हैं? क्या इन रिश्तों का असर समाज पर हो रहा है? क्या इन रिश्तों में कड़वाहट आ रही है? क्या
परिवार में मनमुटाव आ रहे हैं, यह भी सोचने वाली बात है। और इन सब का असर समाज पर हो रहा है। इसका असर समाज पर किस प्रकार हो रहा है, एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगी। एक लड़की थी, उस लड़की को गुस्सा बहुत आता था। उसके इस आदत के वजह से उसकी माँ भी काफी परेशान हो, अपने बेटी के लिए वह भी बहुत परेशान रहा करती थी। टीचर से बात कर कर देखी, उन्होंने जैसे कहा वैसे कर कर देखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा किया, फिर से असफल रही। बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन उन्होंने मन हल्का करने के लिए सोचा कि कहीं मैं बाहर जाके आती हूँ, इसलिए वह बगीचे में चली गई। कुछ देर के लिए वह बगीचे में जाती है तो एक बूढ़ी औरत उनके बाजू में बैठी थी। वह औरत उनके पास देख रही थी, यह काफी परेशान थी, उससे रहा नहीं गया और उस औरत ने कहा, उस बूढ़ी औरत ने इनसे कहा, बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? इसने सोचा अच्छा अच्छे कुछ नहीं कर पाए, यह क्या करेगी? फिर सोचा नहीं, यह बूढ़ी है, इन्होंने इनके जीवन में बहुत सारे अनुभव देखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस देखा है, शायद कोई बात इनकी काम कर जाए। इन्होंने सारी हकीकत उस बूढ़ी औरत को बताई। उसने कहा ठीक है बेटा, आज क्या करना, घर जाना, जब भी तुम्हारे बेटी को गुस्सा आता है तब उसे कहना कि दीवार पर एक कील ठोक दे। अब इसने सोचा ठीक है, जो कहा वो करके देखते हैं। अभी तक तो इतना कहा है, हर लोगों ने कुछ न कुछ सलाह दी है, जैसे उनकी सुनी है इस बार भी इस औरत की सुनकर देखती हूँ। उसने बेटी से कहा, बेटी ने भी ठीक है कह दिया। अब यह बेटी जब जब गुस्सा आता था तब तब दीवार पर कील मारती थी। उसे गुस्सा आता था, कील मारती थी। 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर भी गुस्सा आता था तब वह दीवार पर कील मार। ऐसे करते करते महीना बीत गया, लेकिन धीरे धीरे वह कील मारने में ही थक जाती थी। उसका मन कील मारने में, उसका माइंड डाइवर्ट होता था और उसकी वह आदत, गुस्सा होने की आदत धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका गुस्सा शांत हो रहा था, उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा था। अब इसकी माँ बहुत खुश थी। इन्होंने सोचा कि मैं, वह लेडी अगर मिलती है, वह बूढ़ी औरत अगर मिलती है तो मैं उन्हें जाकर धन्यवाद जरूर कहूँगी। और एक दिन वह उन्हें मिल भी जाती है और वह कहती है, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी बेटी का गुस्सा कम हुआ है। तब वो औरत कहती है कि आपको और एक काम करना है। अब आपको कहना है, बेटी को जाकर कहना है, जब जब गुस्सा आता है तब तब तुम्हें वह कील निकालनी है। अब इस बार उसकी माँ ने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि पता था यह जैसे करती है, जैसे बोलती है वैसे होता ही है, शायद इसमें भी मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए वह जाकर बेटी से कहती है। इस बार भी बेटी तुरंत हाँ करती है। अब उसे जब गुस्सा आता था तब वह कील निकालने लगती थी। अब धीरे धीरे करते करते बहुत सारे कील निकल गए थे, लेकिन जब कील निकल गए थे तब उसने दीवार की तरफ देखा तो दीवार पर हर जगह जगह पर निशान रह गए थे और वह निशान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इस स्टोरी से, इस कथा से आपको क्या समझ में आया? जी हाँ, जो निशान है उसका, जी हाँ, जो निशान है वह निशान वैसे ही थे और वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक इसी प्रकार हमारे रिश्तों में अगर कहीं ना कहीं मनमुटाव आता है तो वह वैसे ही दिखता है जिस प्रकार दीवार पर निशान। ठीक इसी प्रकार जब रिश्ते बिखरते हैं, जब रिश्तों में मनमुटाव आता है, जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, क्या उसका असर समाज पर होता है? और समाज ठीक उस दीवार के तरह दिखता है? क्या असर उस दीवार के तरह दिखता है? अगर इसका असर समाज पर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? आइए, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं तो बहुत कुछ बदलता। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। सबसे पहले हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते को, उसकी मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद।
अगर रिश्तों में मतभेद है तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति की सोच अलग अलग है, अलग अलग सोच की वजह से प्रगति होती है, अलग अलग सोच की वजह से हम नया कर सकते हैं। लेकिन मनभेद नहीं चाहिए। मतभेद है तो ठीक है, मनभेद रहा तो रिश्ता कमजोर होगा। तो सबसे पहले हमें हमारा संवाद जो है, वाद विवाद से अच्छा संवाद है, मनभेद से अच्छा मतभेद है। अगर हमारे मतभेद है तो ठीक है, वह संवाद से कहीं ना कहीं उसका निवारण हो जाएगा, लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कम्युनिकेशन एंड पेशेंस, समझ और धैर्य। अभी जैसे मैंने कहा था, व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति की सोच अलग अलग है। अगर मान लो किसी बार आप सही है और सामने वाला गलत है, लेकिन उसे समझने के लिए कभी कभी समय भी लग सकता है, और उस समय आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। और अगर ठीक इसी प्रकार सामने वाला इंसान सही है और आप गलत है, आपको वह कह रहा है कि आप गलत है, उस समय गुस्सा व्यक्त नहीं करना चाहिए। उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ। अगर समझ और धैर्य रहेगा तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत रहेगा। अब मैं आपको मार्केट लेके जाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे बीच में ही मार्केट कहाँ से आया, लेकिन मुझे आपको मार्केट लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्केट में जाना है तो सीधी सी बात है, पर्स लगेगी, पैसे भी लगेंगे। मैं पैसे नहीं देने वाली, आपके पैसे लेने हैं। पर्स लगेगी, पैसे भी लगेंगे, और आपको जो सामान लेना है उसके लिए बैग भी लगेगा। अब हम मार्केट में आ चुके हैं। जिसको जैसा चाहिए था वैसा सबने लिया। किसी ने साड़ी ली, किसी ने ज्वेलरी ली, किसी ने जिसको जो चाहिए था वह लिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ऐसा हुआ है किसी ने बोला भैया ये लो 50,000 और मुझे खुशियाँ दे दो? नहीं, क्योंकि खुशियाँ मार्केट में नहीं मिलती, खुशियाँ तो हमारे बीच होती है। खुशियाँ अगर खरीदने से मिलती होती तो आज हर कोई खुश रहता, हर कोई खुद को खुश नसीब समझता। लेकिन खुशियाँ मार्केट में पैसों से नहीं मिलती है, वह हमारे अपनों के बीच मिलती है। और जो खुश है समझ लेना वो अपनों में है, वह अपने परिवार के साथ है, वह अपने परिवार के साथ खुशियाँ संजोग रहा है। जी हाँ। तीसरी बात है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ साझा करना। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ मिल सकती है, लेकिन कब? जब हम उन्हें लेने के लिए हम एक जगह पर संगठित होंगे, हम हमारे परिवार के साथ रहेंगे, हम हमारे रिश्तों के साथ रहेंगे। अब इसके बाद बात आती है समय देना। समय देना इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके जो भी पेंडिंग काम है वह घर पर लाकर करना, इसे समय देना नहीं कह सकते। समय देने का मतलब है ठीक सही प्रकार से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना, समय बिताना। लेकिन याद रहे हम समय के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। एक आदमी था, उसका कारोबार बहुत अच्छा था। वह अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए रोजाना कुछ न कुछ नया मार्केट से मंगवाता था, उन्हें गिफ्ट देता था, हर एक चीज़ उनके घर पे अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी बच्चे और पत्नी की हमेशा एक ही बात रहती थी, हमें यह सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता है लेकिन आपका समय हमें मिलता नहीं है। हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपका समय हमें चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक दिन हम कहीं बाहर घूमने जाए, जिसमें आप केवल और केवल आपके काम न करते हुए केवल और केवल हम पर ध्यान दें, हमारे साथ रहे। अब इसने सोचा ठीक है, बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं, मेरी पत्नी भी कह रही है, तो मैं इन्हें कहीं घुमाने लेकर जाता हूँ। यह घूमने चले जाते हैं। खाना पीना घूमना बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन क्या होता है, इनकी गाड़ी के सामने और एक गाड़ी रहती है, उसका एक्सीडेंट होता है और जो ड्राइवर था उसे काफ़ी चोट पहुंचती है। तो जब लोग इकट्ठा होते हैं तब इन्हें कहते हैं कि आप आपकी गाड़ी में इनको हॉस्पिटल तक लेकर जाओ। तब यह इंसान सोचता है अगर मैं हॉस्पिटल तक जाऊंगा तो इसमें मेरा समय जाएगा, और आज का समय तो मेरे बच्चों के लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, और वह तुरंत मना कर देता है। लेकिन इस जगह पर समय देना यह चीज़ उचित थी क्या? इस जगह पर समय तो दिया जा रहा था लेकिन संस्कार खोखले हो रहे थे।
याद रखना चाहिए, जब हम हमारे बच्चों के साथ होते हैं, उन्हें समय देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें हमें संस्कार भी देने चाहिए, और वह संस्कार खोखले नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही संस्कार हमारे पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को विरासत में जाने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आधा अधूरा सच। यह आधा अधूरा सच मतभेद के लिए, रिश्तों में कड़वाहट लाने के लिए, रिश्तों की नींव को कमजोर करने के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। कैसे? चलिए इसका भी एक छोटा सा डेमो आपको देती हूँ। घर की चीनी खत्म होती है और सास अपने बहू से कहती है, जाओ पड़ोसन के यहाँ पर जाकर चीनी लेकर आओ। यह बहू पड़ोसन के यहाँ जाती है और उन्हें कहती है चीनी चाहिए। अब लेडीज की एक खासियत होती है, वह कोई भी आता है, कोई भी दूसरी औरत आती है तो पूछती है, काम हो गया? ठीक इसी तरह उसने भी पूछा, घर का सब काम निपट गया? तब बहू कहती है, नहीं, काम कहाँ खत्म होने वाला है, पूरा दिन काम में ही जाता है। मैं तो सोच रही थी, इस काम से परेशान हो गई थी, सोच रही थी 2 दिन कहीं घूम के आ जाऊं। अब बहू ने क्या कहा, मैं 2 दिन कहीं घूम के आ जाऊं। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद वही पड़ोसन इनके घर पर आती है, जो बहू थी उसके घर पर आती है, और उसकी सास घर पर रहती है। तब वह पड़ोसन क्या पूछती है, अरे क्या बात है, बहू दिखाई नहीं दे रही? तब सास कहती है, हाँ वो 2-3 दिन से गाँव गई है। तो पड़ोसन पता है क्या कहती है? पड़ोसन कहती है, अच्छा इसीलिए उस दिन उसने ऐसा बोला। अब सास पूछती है, उस दिन ऐसा बोला मतलब? तब पड़ोसन कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं, उसने कहा था, उसने उस दिन मुझे कहा था, मैं तो घर वालों से परेशान हो चुकी हूँ। मेरे घर वालों से ऐसा लगता है कि मुझे कहीं तो भी निकल कर चल जाऊं। मेरे घर वालों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और घर छोड़कर जाने का मेरा मन कर रहा है। बात कैसी थी? 2 दिन टहलने के लिए जाना था, 2 दिन कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना था, लेकिन उसका असर कैसे हुआ? उस बात को कैसे बताया गया कि मैं मेरे परेशान हो गई हूँ? कहाँ से? काम से नहीं, मैं मेरे परिवार से परेशान हो गई हूँ। मतलब क्या हुआ? आधा अधूरा सच। सास को सच, पड़ोसन का जो कहा था वह सच लगा, और सास ने सोचा मैं इसे मेरी बेटी की तरह रखती हूँ, लेकिन पड़ोसन के बातों में आकर सास ने सोचा मैं मेरे बेटे की तरह रखती हूँ, लेकिन बहू तो बहू ही है। मतलब क्या हुआ? किसी के कहने पर, किसी के आधा अधूरा सच कहने पर रिश्तों में कड़वाहट आती है। जी हाँ, जरूर आती है। इसीलिए रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है तो किसी के भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आधा अधूरा सच सुनकर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर रिश्तों की डोर मजबूत होती है, अगर रिश्ते मजबूत होते हैं, तो समाज की नींव किस प्रकार मजबूत बनती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू से सिक्का पूरा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समाज के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज की नींव मजबूत करने के लिए 2 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुष समानता। उसके पश्चात युवाओं की भूमिका। युवा को अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है? वायु यानी गति, और जहां है गति वहां होनी ही है प्रगति। जी हाँ, युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवाओं की गति से ही प्रगति होने वाली है। लेकिन अगर ज्यादा गति होती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट का डर होता है। अगर गति ज्यादा हो तो बीच बीच में क्या होना चाहिए? बीच बीच में गतिरोधक भी होने चाहिए। और यह गतिरोधक का काम कौन करता है? एक्सपीरियंस। किसका? अनुभव किसका काम करता है? बुजुर्गों का अनुभव यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। अगर युवाओं की गति और बुजुर्गों का अनुभव एक साथ रहे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, समाज बहुत ज्यादा प्रगति कर सकता है। इसके पश्चात एकता का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक साथ रहना। 2-4 परिवार मिलकर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई प्रोग्राम लेते हैं, और बाकी उसमें अपनी वहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं या फिर उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो मतलब हो गया एकता वहीं पर थी? नहीं,
एकता का मतलब क्या होता है? अगर एक में एक मिलाओ तो एक ही रहता है, यह प्रेम है। एक में एक मिलाओ तो दो होते हैं, यह गणित है। और अगर एक में एक मिलाओ तो 11 होते हैं, यह संगठन है, यह एकता है। अगर इस प्रकार हम संगठित रहे तो हमारे समाज की नींव मजबूत और मजबूत ही रहेंगी। तो आप सभी को क्या लगता है, रिश्ते समाज की नींव है? परिवार से जन्मे संस्कार, परिवार से जन्मे संस्कार यही जीवन का आधार। परिवार में विश्वास का फूल खिला, इसीलिए समाज में प्रगति का दीप जला, इसीलिए समाज में प्रगति का दीप जला। रिश्ते समाज की नींव मजबूत बनाते हैं और हमेशा रहेंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा, यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपकी प्रतिक्रियाओं पर खरी उतरने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश हर कदम पर, हर मोड़ पर रहेगी। आपका जो साथ है, जो सपोर्ट है, उसके लिए मैं पुनश्च एक बार आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।